गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग पावर प्लांट इंजीनियरिंग के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये फाइनल ईयर का सब्जेक्ट आपका। इसका एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, हम क्यों पढ़ना चाहते हैं, इससे पढ़ के हमें क्या होगा, फाइनल ईयर में हमारा पावर प्लांट का एक सब्जेक्ट क्यों आया। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि पावर प्लांट इंजीनियरिंग है क्या। जैसा हम डे टू डे डेली लाइफ में देखते आते हैं कि हमारे घर में पावर सप्लाई इलेक्ट्रिसिटी आती है, या हम अपने मोबाइल को चार्ज करने के लिए हमें इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में देखते हैं कि हम सोलर एनर्जी से पावर को कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसमें हम एक बल्ब जलाते हैं या फिर कोई पंप या किसी चीज को ऑपरेट करने के लिए सोलर एनर्जी को यूज करते हैं। सोलर एनर्जी क्या काम कर रही है, एज अ फ्यूल काम कर रही है। वो एनर्जी आती है जिसे हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी में, और उस इलेक्ट्रिसिटी को हम यूटिलाइज करते हैं किसी एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए। तो ये जो सोलर एनर्जी है जो एज अ फ्यूल हमारे पास आ रहा है, अब ये वो एनर्जी है जो हमेशा अवेलेबल है। ऐसा माना जाता है कि ये कई सालों तक अभी और अवेलेबल रहेगी। जब ये सोलर एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं हो पाया, तब हमने देखा उस केस में हमारे पास पावर प्लांट, ऐसे पावर प्लांट बने जहां पर कन्वेंशनल फ्यूल अवेलेबल है मार्केट में। कौन से कन्वेंशनल फ्यूल, जैसे कि कोल, नेचुरल गैस, ये वो एलिमेंट्स हैं जिसको हम बर्न कराते हैं, मींस हम उसे जलाते हैं, कंबशन प्रोसेस में ले जाते हैं, और जैसे ही फ्यूल को बर्न कराते हैं तो उसकी जो हीट होती है, उस हीट एनर्जी को हम एक्सपैंड कराते हैं, एक्सपेंशन कराते हैं। किसमें, किसी एक सिस्टम में। उस सिस्टम को हम टरबाइन का नाम देंगे। जब वहां पर एक्सपेंशन होता है, तब हम उसके साथ एक इलेक्ट्रिसिटी और पावर जनरेटिंग यूनिट लगाते हैं, जिसे हम जनरेटर का नाम देते हैं। वो जनरेटर हमारे लिए इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने का काम करता है। इसमें फ्यूल बना हमारा कोल, और जनरेटर बना वो सिस्टम जहां से हमें पावर मिलने वाली है। ये इसके बीच के जो भी सेटअप होंगे, वो सारे सेटअप हमें इस पावर प्लांट इंजीनियरिंग में पढ़ने होंगे। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। मींस हम जो भी पढ़ेंगे सब कुछ सिर्फ पावर प्लांट से रिलेटेड होगा। मींस इसके बाहर की कोई चीज नहीं। पावर प्लांट कंसीडर में क्या आएगा, वो हर 4-5 जो मेन कंपोनेंट्स होंगे जिसकी वजह से पावर जनरेट कर रहे होंगे, मींस पावर जनरेटिंग सिस्टम जो हमारा होगा, उसके बारे में हम डिवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे हमारे जो 5 यूनिट डिफाइन हुए हैं, वो 5 यूनिट कौन कौन से हैं उसको पहले देख लेते हैं, फिर सिस्टम को एक वन बाय वन इसको हम आगे बढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपने सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में थर्मोडायनेमिक्स और थर्ड ईयर में हीट एंड मास ट्रांसफर बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। इसका रोल कैसे आता है, जैसे हम थर्मोडायनेमिक्स को कंसीडर करते हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स में आप लोगों ने स्टीम टेबल का यूज पढ़ा हुआ है। उस स्टीम टेबल का क्या काम होता है, आप किसी पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे, किसी एक स्टीम की किसी एक टेम्परेचर पे, किसी एक प्रेशर पे आप उसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं, ताकि आप उस पूरे सिस्टम के बीच में कितनी अमाउंट ऑफ पावर जनरेट हुई है पता कर सकें। ये हमारा स्टीम टेबल हमें दे रहा है किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पे हमारे सैचुरेटेड लिक्विड की क्या वैल्यू है, या सैचुरेटेड गैस की क्या वैल्यू है। आने वाले समय में हम ये समझेंगे कि सैचुरेटेड लिक्विड क्या है और सैचुरेटेड वेपर क्या है। बट ये मानते हैं कि फिर भी आप सेकेंड ईयर में जो पढ़े हैं उसमें आपको ये चीजें क्लियर होंगी। थर्ड ईयर में आपने पढ़ा हीट ट्रांसफर, जिसमें आपने ये देखा कि हम सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को यूज करते हैं हीट को ट्रांसफर करने के लिए। उसके बाद हमने आईसी इंजन में ये पढ़ा कि हमने ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल के थ्रू पावर जनरेट करते हैं किसी व्हीकल को मूव कराने के लिए। इन सब के अलावा ये तो वो सिस्टम हो गए जो हमारे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ पावर दे रहे हैं, बट हमें बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ पावर चाहिए। उस लार्ज अमाउंट ऑफ पावर के लिए हमें क्या क्या करना होगा, उसके लिए आते हैं तो बेसिक इंट्रोडक्शन आप इसमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे, जिसमें ऑटो साइकिल, डीजल साइकिल, रैंकाइन साइकिल, गैस टरबाइन साइकिल, और कुछ वो डिमांड जो आपके, जैसे आप घर में लाइट जलाते हैं तो शाम के समय आपको ज्यादा लाइट की जरूरत पड़ती है, तो ऐसे हर घर में जरूरत पड़ती होगी। हर घर में शाम को ज्यादा लाइटें जलती होंगी, दिन में सारे लाइट ऑफ हो जाते हैं। तो ये कौन डिसाइड करेगा कि किसको किसके घर में कितनी लाइट सप्लाई करनी है। इन सब का एस्टिमेशन एक सिस्टम, एक डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है, एक पावर प्लांट है जहां से सप्लाई हो रही है, ये सब कुछ कैलकुलेटिव है। तब आपके घर में, जैसे आप 1 किलोवाट का पावर सप्लाई लेते हैं, 2 किलोवाट का पावर सप्लाई लेते हैं, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको पावर सप्लाई अपने घर पे लेते हैं, बट उसको यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं, उस यूटिलाइजेशन को हम देखते हैं। वो सब कुछ इंट्रोडक्शन में कंसीडर करेंगे। स्टीम पावर प्लांट, ये हमारा पहला पावर प्लांट आएगा, जिसके बारे में हम ये देखेंगे कि स्टीम के जनरेशन की वजह से, स्टीम जनरेशन की वजह से हमारा पावर प्लांट ऑपरेट कैसे हो रहा है।
मींस इस पूरे साइकिल में, इस पूरे पावर प्लांट में जो हमारा फ्यूल होगा, कोल या किसी हम बायोमास को कह सकते हैं, बट हम लोग कोल को कंसीडर करेंगे थ्रू आउट द सेशन। हम लोग सिर्फ कोल को कंसीडर करेंगे। कोल हमारा एज अ फ्यूल रहेगा जिसको हम बर्न करेंगे, और बर्न करने की वजह से जो भी इसमें एक्सपेंशन कराना होगा वो हम साइकिल में एक्सपैंड कराएंगे और पावर जनरेट करेंगे। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट यूनिट में। यूनिट 3 हमारी जो है उसमें डीजल साइकिल पावर प्लांट है और गैस टरबाइन पावर प्लांट। डीजल साइकिल या आईसी इंजन में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसका एक हमें वाइड डिस्क्रिप्शन देखना होगा। हमने एक बहुत छोटी सी साइकिल में देखा है कि अगर डीजल इंजन के रूप में देखा हुआ है ऐसे कि अगर हमारे पास कोई हैवी व्हीकल है तो उसमें डीजल पावर प्लांट, डीजल इंजन वर्क कैसे कर रहा है, उसको आईसी इंजन के टर्म में देखा है। बट अब हम उसी डीजल साइकिल को अब हम उसे कन्वर्ट करेंगे पावर प्लांट के साथ, कैसे वो इसमें ऑपरेट होता है वो देखेंगे। नेक्स्ट आता है गैस टरबाइन साइकिल। जैसे हमारे पास स्टीम के लिए रैंकाइन साइकिल अवेलेबल है, वैसे ही गैस टरबाइन के लिए हमारे पास ब्रेटन साइकिल अवेलेबल है। हमने ये भी देखा हुआ है, रैंकाइन में स्टीम यूज किया, अब गैस में कौन सा फ्यूल यूज करेंगे? तो गैस में भी फ्यूल तो हमारे पास बर्न होने के लिए कंबशन चैम्बर में कोल या कुछ हम बायोमास का कुछ यूज कर सकते हैं, बट किसी चीज का मिक्सचर होता है। वो किसका मिक्सचर होगा? वो एयर का होगा। एयर और फ्यूल का मिक्सचर होगा जो हमें पावर जनरेशन में हेल्प करेगा। यानी सिंगल फ्यूल नहीं है, एयर और फ्यूल का मिक्सचर है जो हमें पावर जनरेट करने में हेल्प करेगा। तो ये यूनिट 3 की बात होगी। इसमें आएंगे न्यूक्लियर पावर प्लांट में। न्यूक्लियर, इसमें स्टीम था, इसमें एयर था और इसमें न्यूक्लियर एलिमेंट्स आएंगे। हम लोग ये देखते हैं फॉसिल फ्यूल, FOSSIL, फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल कौन से होते हैं? जैसे कोल, नेचुरल गैस, कोल को हम जैसे यूज करते हैं फॉसिल फ्यूल की तरह, इसी तरह होते हैं फिसल फ्यूल। फिसल फ्यूल, फिसल फ्यूल कौन से फ्यूल होते हैं? वो फ्यूल जैसे कि हमारे पास यूरेनियम, थोरियम, वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं जिसकी हेल्प से हम पावर जनरेट कर सकते हैं, वो सारे फिसल फ्यूल में आएंगे। ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम और एनर्जी सोर्सेज। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में हम ये देखेंगे कि हमारा जो जनरेटर होगा उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं पावर जनरेशन के लिए। और हमारे पास जो एनर्जी सोर्सेज है, मींस इसके अलावा भी हमारे पास कुछ और सोर्सेज हैं जिसको हम यूज करते हैं कॉस्ट को मिनिमाइज करने के लिए। घर में जो बिजली के बिल आते हैं वो किस वजह से, किसकी क्या यूनिट होती है, क्यों कॉस्ट इतना पड़ता है, या 1 किलोवाट के लिए या एक किसी एक बल्ब को भी अगर हम जलाते हैं तो उसकी क्या टैरिफ होती है, वो सब कुछ जानने के लिए हमें इसमें आना पड़ेगा लास्ट यूनिट में। लास्ट यूनिट की बहुत सारी चीजें हम फर्स्ट यूनिट में भी कवर करेंगे, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट आपको इंटर रिलेट करेगा इस पूरे यूनिट को। इसलिए फर्स्ट और लास्ट यूनिट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये समझने के बाद। तीनों में क्या खास बात मिली? तीनों में हमें फ्यूल डिफरेंट मिले। तीनों की खास बात ये है कि तीनों एक तरह के साइकिल पे ऑपरेट करेंगे, एक तरह के, बट डिफरेंट क्या होगा? वो डिफरेंट वाला सेक्शन होगा वो फ्यूल बर्निंग का एरिया, जहां पर फ्यूल बर्न करने वाले हैं। इसमें बॉयलर होगा, बॉयलर हटाएंगे तो एयर, ये कंबशन चैम्बर आएगा, इसमें न्यूक्लियर रिएक्टर आएगा। मींस साइकिल वैसी ही रहेगी, बट सिर्फ चेंज क्या होगा? वो होगा बर्निंग का सिस्टम, और कुछ नहीं। पावर जनरेशन का काम ही यही है, फ्यूल को बर्न कराएंगे और एक्सपैंड कराएंगे, और कोई काम नहीं है हमारे पास, हमें सिर्फ यही करना ही है। ठीक है। इसमें देखते हैं पावर आपके घर तक कैसे आती है। आप लोगों ने सुना है, समझा है, देखा है, घर में जानते हैं कि घर में बिजली की सप्लाई आ रही है, पर वो कैसे आ रही है वो देखते हैं। कोई एक पावर प्लांट कंसीडर करते हैं, आइदर स्टीम, आइदर गैस टरबाइन, आइदर न्यूक्लियर पावर प्लांट। कोई पावर प्लांट कंसीडर कर लेते हैं। सपोज मान लेते हैं हमारे पास ये स्टीम साइकिल की स्टीम पावर प्लांट है। ठीक, यहां से कहां जाएगा? यहां पर हमने फ्यूल जलाया, पावर जनरेट की, पावर जनरेट करने के बाद मेरे घर डायरेक्ट तो आता नहीं है, वो डायरेक्ट कैसे पहुंचेगा? उसको पहुंचाने के लिए, जैसे किसी आपने मैगी खरीदा, मैगी खरीदने के लिए आप किसी दुकान पे जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि वो मैगी जो नेस्ले कंपनी ने बनाया तो आप डायरेक्टली उसे खाने के लिए उस कंपनी के पास चले जाते हैं।
कि हमें मैगी का एक पैकेट दे दें। तो हम क्या करते हैं कि दुकान के पास जाते हैं, तो दुकान वाला किसी और सप्लायर से लेता है, कोई उसके पास आता है डिस्ट्रीब्यूटर जो उसे देता है, फिर वो हमारे तक पहुंचता है। यानी बीच में कुछ चेन बने हुए हैं, उस चेन को फॉलो करना पड़ता है। सेम ऐसा ही हमारे पास पावर जनरेशन में भी होगा। पावर प्लांट में पावर जनरेट हो गई है, बट दिक्कत क्या है कि हम इसे स्टोर नहीं कर पा रहे, इसे सप्लाई करना है। तो कहां करेंगे? तो पहले हम सप्लाई करते हैं ट्रांसफार्मर को। क्यों करते हैं? ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वो स्टेप अप करता है किसे? वोल्टेज को। हाई वोल्टेज सप्लाई देता है। क्यों हाई वोल्टेज देता है, अभी आपको आगे क्लियर हो जाएगा। क्यों ट्रांसफार्मर स्टेप अप वाला ही यूज करता है, स्टेप डाउन नहीं। आपने रास्ते में देखो कैसे बहुत सारे टावर लगे रहते हैं। आपने टावर देखे होंगे। ये ट्रांसफार्मर हाई वोल्टेज का पावर टावर के थ्रू एक डिस्ट्रीब्यूटर, एक ट्रांसमिशन सब स्टेशन होता है, उसे सप्लाई करता है। ट्रांसमिशन सब स्टेशन, जैसे मान लीजिए इसने 100 किलोवाट यूज किया, फॉर एग्जांपल 100 किलोवाट यूज किया, तो ये 100 किलोवाट इसको 100 दे रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है। हो सकता है वो 100 की जगह इसको दे रहा हो 60, ठीक, और बाकी 40 को किसी और सब स्टेशन पे दे रहा हो, ये भी पॉसिबल है। तो हम एक सब स्टेशन को कंसीडर करते हैं। तो 60 किलोवाट उसने यहाँ पे दी, बट 60 पहुंच नहीं पाती है। उसका रीजन क्या है? लॉसेस, वायर लॉसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हमने ये पढ़ रखा है फिजिक्स में। R is equals to rho L by A। हमारे पास लेंथ बढ़ती चली जाती है, वायर का डिस्ट्रीब्यूशन, वायर की लेंथ बहुत बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और हमारा इलेक्ट्रिक करंट घटता चला जाता है। हमारे पास जो पहुंचनी थी वो तो पहुंच ही नहीं पाया। इसलिए क्या होता है, ये लॉसेस शो करते हैं। तो हमने सप्लाई तो दे दी एक सब स्टेशन को, इसके पास 60 किलोवाट आ गई, एज्यूम करते हैं 60 किलोवाट आ गई। अब ये क्या करेगा? तो आप ये देखते होंगे आपकी कॉलोनी में जहां आप रहते हैं वहां पर एक छोटा सा बिजली ऑफिस होगा, जिसे आप इलेक्ट्रिसिटी हाउस या किसी एक बिजली ऑफिस के नाम से ही आप घर के आसपास कहते हैं, उसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन। डिस्ट्रीब्यूशन स्टेशन, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है ये डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट है। यहां से आपके घर पे पावर आने वाली है, लेकिन ध्यान देने वाली बात क्या थी, हमने स्टेप अप हाई वोल्टेज भेज रखा था। हमें नहीं चाहिए हाई वोल्टेज, हमारा जो इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है वो हमें सपोर्ट ही नहीं करता हाई वोल्टेज के लिए। तो हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन यूनिट के पास आपने देखा होगा ट्रांसफार्मर्स लगे रहते हैं। जो गर्मी के दिनों में लोग कहते हैं ट्रांसफार्मर जल गया, लोड बढ़ने की वजह से ट्रांसफार्मर फूक गया, ऐसा बोलते, जल गया, वो बर्न हो गया। क्यों? लोड बढ़ा। तो वो जो ट्रांसफार्मर आपके घर के पास लगा हुआ है वो स्टेप डाउन है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। वो वोल्टेज को कम किया है, यहां से आपके घर में आता है पावर का सप्लाई। ये आपका घर है जिसमें आप इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहे हैं। तो हम शुरुआत कहां से किए? पावर प्लांट से। और वो यहां तक आने में उसने ये रास्ते चुने थे जिसके थ्रू वो आपके घर तक पहुंचा है। तो हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई और आपके घर चली जाए। तो ये जो सिस्टम है, अब हम इस सिस्टम को नहीं पढ़ने वाले हैं, अभी हम इस सिस्टम के बारे में नहीं जानने वाले। ये हमारे लिए अभी मैटर नहीं करता। अभी हम ये जानते हैं कि ये ऐसा होगा, लेकिन हमारा सारा फोकस सिर्फ इस सिस्टम पे होना है जो यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 डिसाइड करेगा। ठीक, स्टीम साइकिल, गैस टरबाइन साइकिल की एक खास बात यह है कि पावर तो जनरेट कर रहे हैं, बट ये हमारे एटमॉस्फेयर को भी बहुत हार्म पहुंचाते हैं। अब उस केस में फ्यूल को हमें चेंज करना है, तो हमारे पास एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है। अब न्यूक्लियर के केस में क्या होता है, न्यूक्लियर के जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होते हैं वो भी बहुत हार्मफुल होते हैं। उसे इवन डिस्पोज करने के लिए हमें एक सी में एक रेडियो एक्टिव कैप्सूल को अंडरग्राउंड करना पड़ता है, अंडर द वाटर, हमें समुद्र के नीचे जाना पड़ता है उसे डंप करने के लिए।
उसे हम कहीं भी इधर उधर किसी डस्टबिन में नहीं फेंक सकते। तो ये सिस्टम के साथ प्रॉब्लम ये है। इन सब के अलावा हमने पढ़ रखा है, जैसे हम एफएम में पढ़ते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, इसके अलावा हमने ये पढ़ रखा है कि सोलर एनर्जी से यूज कर लिया। तो फायदा क्या हुआ सोलर एनर्जी यूज करने का? फायदा ये हुआ कि इन केस में स्टीम जनरेट करने के लिए वाटर की जरूरत है, बर्न कराने के लिए कोई फ्यूल की जरूरत है, गैस टरबाइन में कंबशन चैम्बर में कोई फ्यूल जलना चाहिए जिसमें एयर सप्लाई करेंगे, न्यूक्लियर में न्यूक्लियर एलिमेंट चाहिए होगा, हमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट चाहिए होगा। बट सोलर के केस में ऐसा नहीं है। सोलर के केस में ऐसा नहीं होता है। ये सबके लिए हमें तो खरीदना पड़ रहा है कुछ ना कुछ फ्यूल, बट सोलर एनर्जी के केस पे हमें वो फ्यूल खरीदना ही नहीं पड़ रहा, वो तो हमारे पास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। ये एक फायदा मिलता है, प्लस एक एडवांटेज कि हमारे एटमॉस्फेयर को लॉस बहुत कम हो रहा है, उससे कुछ भी नुकसान नहीं को मिल रहा। इसलिए हम कंसीडर ये करते हैं कि सोलर एनर्जी बेस्ट, बट फिर भी हम उसे यूज क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है एज कंपेयर टू एफिशिएंसी। जब हम कंसीडर करते हैं उसकी कॉस्ट काफी ज्यादा है। अभी भी इस पे बहुत सारे रिसर्च हो रहे हैं कि सोलर पैनल के साइज को कम कर दे, उसकी एफिशिएंसी इंप्रूव कर दे। तो बहुत सारे ऐसे पैनल आए भी हैं जो आपके बिल्डिंग्स पे भी पूरे कवर कर सकते हैं, आपके पूरे वॉल को कवर कर सकते हैं, बट फिर भी अभी उतने एफिशिएंट नहीं है और कॉस्ट इफेक्टिव नहीं है। तो ये सारी चीजें पावर प्लांट में आ रही हैं। ठीक है, आगे देखते हैं थोड़ा सा और क्या है हमारे पास। एक ग्राफ देखते हैं छोटा सा एग्जांपल के तौर पे समझने के लिए कि हमारे घर में क्या होता है या पावर जनरेशन हो कहाँ रहा है, उसे जानने के लिए क्या है। मान लीजिए सुबह 6 बजे आप सो के उठते हैं, 6 बजे सो के उठते हैं, शाम का 5 बज गया, 5 PM, 6 PM, 7, 8 PM। ठीक है, ये AM से स्टार्ट किया। 6 बजे जब हम उठते हैं तो हमने देखा कि हमारे पास घर में पंखा चल रहा है, हमने फैन ऑफ किया, हाथ को धोने के लिए हम वॉशरूम को गए, फ्रेश हुआ, आगे बढ़े, फिर हमने 6 से 7 के बीच में फिर कुछ नाश्ता किया। नाश्ता करने के लिए हमें मान लीजिए हमने माइक्रोवेव यूज करना है या हमें ड्रेसअप होना है, हमने कपड़े को प्रेस किया, तो आयरन करने के लिए आपने कुछ लोड लिया। आयरन करने के बाद आप घर से निकल गए, सारी लाइट्स ऑफ करके और सारे फैन ऑफ करके, सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बंद करके, बट स्टिल आपका मीटर चलता रहता है। तो हम मानते हैं कि कुछ अमाउंट ऑफ पावर उसकी छोटी सी बल्ब जलती है, वो पावर ले रही है कुछ अमाउंट ऑफ, बहुत माइन्यूट, बट जीरो नहीं कहेंगे। ये चला, मान लीजिए आपने शाम के 5 बजे तक आप घर में नहीं है, तो आपने कुछ भी यूज नहीं किया, अभी मानते हैं आप अकेले ही हैं, तो आपने यूज नहीं किया। आप शाम को फिर 5 बजे आए घर पे, तो शाम को जब आए तो आपने देखा कि हमारे घर में काफी अंधेरा हो चुका है, अब हमें एक लाइट की भी जरूरत है। आपने एक लाइट ऑन कर ली, लाइट के साथ आपने गर्मी का दिन है, आपने एक फैन ऑन कर लिया, आप उससे भी गर्मी नहीं हटी, आपने एसी भी ऑन कर लिया। अब आपको खाना भी खाना है, खाना बनाना है, उसके लिए आप किचन में गए, किचन में भी लाइट जला दी। यानी हो क्या रहा है, आपकी रिक्वायरमेंट जैसे जैसे हो रही है आप उस चीज को पावर कंज्यूम करना शुरू कर रहे हैं। यानी पहले आप अपने रूम में एंट्री किए, फिर आप अब किचन में एंट्री कर चुके हैं। हो क्या गया, पावर की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है सुबह के कंपैरिजन रात में। लेकिन फिर जब आप रात को 8 बजे 9 बजे 10 बजे सोने गए, फिर आपने लाइट ऑफ कर दी, आपने सिर्फ फैन या सिर्फ एसी या सिर्फ दोनों फैन एसी सिर्फ ये चलाया, टीवी आपने बंद कर दिया, तो आपने लोड फिर कम कर दिया। तो ये सब कुछ लोड का जो वेरिएशन कुछ इस तरह होगा, वो कहाँ गया, वो कौन जानेगा कि कैसे हो रहा है। और वो वेरिएशन सिर्फ ये आपके घर के लिए तो नहीं है, ऐसा तो सबके घर में वेरी कर रहा होगा। तो उस घर को, सारे घरों को एक बेस माना जाए, एक एग्जांपल लिया जाए, कंसीडर किया जाए, तो उसके एवरेज को हम एक लोड में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मानते हैं कि इस एरिया में
एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ अमाउंट ऑफ पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे, जैसे कि 6 से 7 के बीच में हमें पावर की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, या हो सकता है रात को सारे लोग एसी चलाते हैं तो हमें उस रात को हमें उस समय पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है। ये डिपेंड करता है कि उस लोकेलिटी में उस पूरे उस जो एरिया हमने कंसीडर कर रखा है उसमें पावर रिक्वायरमेंट कितनी है, ये डिपेंड करेगा। तो हम क्या करते हैं इसमें एक बीच का एवरेज लोड मानते हैं, बेस लोड करते हैं। पावर प्लांट कंसीडर करता है कि हम एक लोड मान लेते हैं बेस लोड, ठीक, टॉप वाले को मान लेते हैं पीक लोड। पीक लोड हमेशा अचीव करेगा नहीं क्योंकि आप तो रहेंगे नहीं, सिर्फ रिक्वायरमेंट कुछ देर के लिए होती है। तो पावर प्लांट जो डिजाइन करते हैं वो पीक लोड के हिसाब से डिजाइन नहीं होता है, हम उससे नीचे रखते हैं, बट हम सिस्टम को इतना फ्लेक्सिबल रखते हैं कि अगर पीक लोड की रिक्वायरमेंट हो तो वो मिल सके। बट पीक लोड हमारे पास हमेशा के लिए नहीं अवेलेबल है क्योंकि हमें हमेशा रिक्वायरमेंट ही नहीं है पीक लोड की, क्योंकि लाइट की रिक्वायरमेंट हमें दिन में तो मोस्टली रहती नहीं है, तो हैवी लाइट्स की जरूरत पड़नी नहीं है। तो मान के चलते हैं पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ ड्यूरेशन में हमें जरूरत पड़ेगी कि हमारे पास लोड बहुत ज्यादा है तो हम पीक लोड को कंसीडर करेंगे। अदरवाइज बेस लोड, इस बेस लोड के नीचे कभी भी पावर प्लांट की एफिशिएंसी नहीं डिक्रीज करती है। मींस अगर इस पावर प्लांट का बेस लोड अगर मान लेते हैं फॉर एग्जांपल 120 किलोवाट है, किलोवाट मेगावाट व्हाटएवर यू डिसाइड, 120 किलोवाट है, इससे नीचे कभी नहीं आएंगे। ये हमें नुकसान पहुंचाएगा क्योंकि ये तो एवरेज है, इतनी रिक्वायरमेंट तो आपको मोस्टली पड़ रही है, इसलिए आप कोशिश ये करते हैं कि बेस लोड से नीचे ना आए। कुछ पोर्शन स्लाइटली हमें दिखता है लॉस में, बट वो कवर हो जाता है हमारे पर पावर सप्लाई की वजह से। तो छोटे मोटे लॉसेस को हम नेग्लेक्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारे पास जो भी सिस्टम हमने डिजाइन कर रखा है उस सिस्टम में हमें एक सिस्टम ऐसा चाहिए जो फ्यूल बर्न करा सके और एक सिस्टम ऐसा चाहिए जो पावर जनरेट करा सके। देखते हैं छोटा सा। चलिए मान लेते हैं हमारे पास अभी कुछ टाइम बचा है हमारे पास, तो उसे देख लेते हैं। चलिए घर में आपने कुकर देखा है, जिसे जनरल लेमैन भाषा में हम लोग जब भी बॉयलर पूछते हैं तो बच्चे ये बताते हैं कि सर वो सिस्टम जिसमें स्टीम जनरेट हो रही है। तो एक तरह से सही भी है, गलत नहीं कह सकते इसे पूरी तरह से, बट बॉयलर इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम कुकर। कुकर में सिर्फ एक विसल हमने देख रखी है, इसे हम बंद करते हैं और विसल लगा देते हैं, स्टीम जनरेट होती है, विसल से स्टीम आउट हो जाती है। बट बॉयलर हमारे पास ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास उसके एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, उसके सेफ्टी पर्पज से बहुत सारे माउंटिंग्स और एक्सेसरीज लगे रहते हैं। क्या होता है माउंटिंग एक्सेसरीज, ये भी हम लोग आगे आने वाले समय में इसमें देखेंगे। तो मान लेते हैं एक कुकर ही है आपका, ये कुकर ही है और कुछ नहीं है, तो हमने कुकर लिखा है किसी भी कंपनी का हो, डजंट मैटर। करेगा क्या, आपने उसे गैस के फ्लेम पे रख दिया, ये फ्लेम जल रहा है, बीच में रख देते हैं, फ्लेम जल रहा है, आपने नॉब लगा दिया, नॉब से ऑन कर दिया, फ्लेम जल रहा है, इसके अंदर आपने पानी रखा होगा, दाल रखा होगा पकने के लिए या चावल रखा होगा, तो स्टीम जनरेट होती है जो विसल से बाहर जाती है और एक प्रेशर मेंटेन कर रही है। यही होता है, क्योंकि अगर ज्यादा प्रेशर हो जाएगा तो ये फट जाएगा, तो एक कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन कर रहा है। बट एक्चुअली में कांस्टेंट प्रेशर नहीं है, सिस्टम कांस्टेंट वॉल्यूम का होता है। इसको देखेंगे हम लोग जब इसमें पढ़ेंगे तो ये सिस्टम कैसा है, इसको जानेंगे इस यूनिट में। तो ये कुछ स्टीम जनरेट करता है, अगर आपने देखा हो जो वेसल के पास से कुछ स्टीम निकलती है वो काफी तेज निकलती है। अगर हम आप एक छोटा सा पन्ना या घास का एक पतला सा टुकड़ा रख दें तो वो मूव कर जाएगा, वो हिलेगा उसकी वजह से, उस स्टीम की वजह से। तो एक बॉयलर होता है बहुत बड़ा सा जो एक पर्टिकुलर प्रेशर और टेम्परेचर पे काम कर रहा है, तो जब वो रिलीज करता है वो कुकर से निकलेगा। जब हम उसे यूज करेंगे तो उसे क्या करते हैं, टरबाइन में यूज कर लेते हैं। क्यों यूज कर लेते हैं, अब फायदा ये होता है कि टरबाइन में ब्लेड्स लगे रहते हैं, तो हम एक नोजल लगा देते हैं, टरबाइन में इनलेट पे एक नोजल लगा देते हैं। नोजल का काम क्या है, नोजल का काम ये है कि प्रेशर को
प्रेशर को डिक्रीज करके वेलोसिटी को इंक्रीज कर दे। प्रेशर ड्रॉप करेगा, वेलोसिटी इंक्रीज कर देगा, और वेलोसिटी इंक्रीज किसकी करेगा? वो जो यहाँ पर स्टीम जनरेट हो रही है उसको इंक्रीज करेगा। और जैसे ही इंक्रीज करेगा ये सारे हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम इस ब्लेड्स टरबाइन के ब्लेड्स पे स्ट्राइक करेंगे। होगा ऐसा? जैसे हम यहाँ पर ये कंसीडर कर रहे थे कि यहाँ से निकलने वाली स्टीम एक किसी पेपर को या किसी घास के टुकड़े को हिला सकती है, वैसे ही यहाँ पर एक बड़ा सा बॉयलर होगा। वो बॉयलर की जो स्टीम होगी वो टरबाइन पे हम इम्पिंज कराएंगे, और जैसे ही हम फोकस कराएंगे तो टरबाइन के ब्लेड्स मूव करना शुरू करेंगे। बट चूंकि हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर पे है, जिसकी वजह से यहाँ पर हमें ज्यादा रोटेशन मिलता है। ठीक, ये जो ज्यादा रोटेशन है इसको करेंगे क्या ऐसा? तो इसके साथ हम लगाते हैं जनरेटर। जनरेटर का काम क्या था? आपने घर में देख रखा है, जब लाइट कटती है तो जनरेटर को ऑन करते हैं, है कि नहीं? जनरेटर को ऐसे हम मोशन देते हैं। काम क्या कर रहा है? वो मैकेनिकली जो आपने दिया, अब वो मशीन ऑपरेट करेगी और पावर प्रोड्यूस करेगी। तो हमने बॉयलर को यहाँ पर स्टीम यूज किया, टरबाइन में दिया, टरबाइन रोटेट किया। यही जो मैकेनिकल वर्क आप करने वाले थे जनरेटर के साथ, अब वो आप स्टीम की हेल्प से कर रहे हैं। और वो स्टीम जो टरबाइन को रोटेट कराया, जो आप मैकेनिकली कर रहे थे मैकेनिकल सिस्टम में, वो जनरेटर को रोटेट कराएगा और जनरेटर यहाँ से पावर देना शुरू करेगा। और ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता रहे, इसके लिए और भी सिस्टम लगे रहते हैं इसके साथ में। वो हम लोग बाद में साइकिल में देखेंगे, बट ये प्रोसेस होता है। ठीक है, छोटी सी चीज है। ये जनरेटर के बाद यहाँ पे पावर जनरेशन होगा, टरबाइन के बाद नहीं। टरबाइन के बाद एक जनरेटर लगेगा हमेशा, जो कि पावर प्रोड्यूस करने में हेल्प करेगा। और जो स्टीम बचेगी वो बाहर निकलती है, कंडेंस होती है, फिर पंप के थ्रू वापस भेजते हैं। हम लोग साइकिल में देखेंगे कि इसमें क्या करते हैं। ठीक है, और कुछ इसमें आज की डेट के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, और आने वाले समय में हम लोग ये देखेंगे कि साइकिल में हमारे पास कौन कौन से इक्विपमेंट लगे हैं, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उस पार्ट्स का क्या पर्टिकुलर फंक्शन होता है, वो पर्टिकुलर किसी टेम्परेचर पे काम करते हैं या किसी भी टेम्परेचर पे काम कर सकते हैं, या टरबाइन हमारा कुछ लिमिट देता है हमें कि नहीं हम बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पे काम नहीं कर सकते या बहुत कम टेम्परेचर पे ही काम करेंगे। ये कौन डिसाइड करता है, वो हम लोग इसके बारे में देखेंगे। इसके साथ कुछ अपनी लिमिटेशंस भी हैं, जैसे ये थर्मोडायनामिक कंस्ट्रेंट्स नहीं है हमारे पास थर्मोडायनामिक कंस्ट्रेंट्स नहीं है। हम मेटलर्जिकल कंस्ट्रेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इसे कंसीडर करना ही पड़ता है, हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। बट कई बार हम ये देखेंगे कि हमें पावर आउटपुट ज़्यादा रहेगा और एफिशिएंसी बहुत कम मिलेगी। ये हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा कि हमें आउटपुट ज़्यादा चाहिए या एफिशिएंसी ज़्यादा चाहिए। कई केसेस में ऐसा होगा कि एफिशिएंसी तो बहुत कम होगी बट पावर की आउटपुट इतनी ज़्यादा होगी कि हमें वो रिक्वायरमेंट होगी, वो हमारा प्राइम इंपॉर्टेंस होगा, जिसको हम किसी एक चीज़ को नेग्लेक्ट करना होगा, आइदर आउटपुट या अदर एफिशिएंसी को। बट इन सब के अलावा भी सिस्टम में ऐसे सिस्टम अवेलेबल हैं जो एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने में हेल्प करेंगे, आउटपुट को इंक्रीज करने में हेल्प करेंगे। तो वो सब कुछ डिसाइड होगा टरबाइन के साथ। वो कैसे होगा, वो हम जब इन साइकिल्स को पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे पहले स्टीम साइकिल पढ़ेंगे, और जब ये साइकिल क्लियर हो जाएगी तो इसमें आपको कुछ करना ही नहीं, ये तो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो फ्यूल बर्निंग का सिस्टम है बस वो चेंज करना है, बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही रहेगा। ध्यान रखेंगे साइकिल हमेशा क्लॉकवाइज होगी, हमेशा। आप पावर प्लांट इंजीनियरिंग में जब भी पढ़ेंगे साइकिल क्लॉकवाइज ही घूमेगी। ये पावर जनरेटिंग साइकिल में आता है, पावर प्रोड्यूस करेगा, पावर प्रोड्यूसिंग। और जब भी आप नेगेटिव पढ़ते हैं, मतलब जैसे कि आप आरएसी में पढ़ते हैं, एंटी क्लॉक साइकिल होती है, ये पावर कंज्यूमिंग होता है, कंप्रेसर लगा रहता है जिसमें आप पावर देते हैं, पावर कंज्यूमिंग होगा, वो इसके साथ होगा। ठीक है, तो वो डिसाइड करना होगा कि हमें कौन सा यूज करना है। तो हम तो ये यूज कर रहे हैं पावर प्लांट, तो पावर प्लांट में पावर प्रोड्यूसिंग होगा ना कि पावर कंज्यूमिंग। तो इस बात का ध्यान रखेंगे साइकिल हमेशा क्लॉकवाइज घूमेगी ना कि एंटी क्लॉकवाइज, इसका ध्यान रखना होगा। ठीक है, बाकी आने वाले लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे, इंट्रोडक्शन से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम लोग लोड कर्व पढ़ेंगे। लोड कर्व में जो हमने ग्राफ बनाया था उस लोड पे छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, देखने के लिए कि उस लोड में और कौन कौन से टर्म आते हैं, उस टर्म का क्या यूज होता है और उसे कैसे हम
प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करते हैं। ये पूरा सब्जेक्ट आपका प्रैक्टिकली है, कर तो नहीं सकते पर देख कर आप जान तो सकते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है भी या नहीं। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।